हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल निताम गुरुजी वर्ल्ड में। आज हम देख रहे हैं एनटीपीसी 2024 में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। प्रतिदिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यह वीडियो आपके सभी आगामी होने वाले एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे रेलवे हो या एनटीपीसी, एसएससी, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आज का पहला प्रश्न है, जवारा नृत्य किस राज्य का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश राज्य का है। ठीक है, असम का लोक नृत्य क्या है? तो याद रखिएगा असम का जो है बिहू है। क्या है? बिहू नृत्य है। ठीक है, और झारखंड का कौन सा है? तो याद रखिएगा झारखंड में सरहुल नृत्य किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा सरहुल नृत्य कहाँ का है? तो झारखंड का है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के किस राज्य में 38वें राष्ट्रीय खेल 2024 की मेजबानी की जाएगी? यह प्रश्न 2024 में पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये सभी आए हुए प्रश्न हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या था उसका? तो ऑप्शन नंबर सी था, उत्तराखंड था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन ग्रंथ भारत नाट्य के अध्ययन का स्रोत है? बताइए इन चारों में से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अभिनय दर्पण। क्या है? अभिनय दर्पण है। नेक्स्ट प्रश्न है, अलवर किस दक्षिण भारतीय पंथ के अनुयायी थे? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। अलवर किस दक्षिण भारतीय पंथ के अनुयायी थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वैष्णव पंथ के। ठीक है, वैष्णव पंथ के थे। नेक्स्ट प्रश्न है, नील नदी का पानी किस में गिरता है? नील नदी का पानी किस में गिरता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भूमध्य सागर में गिरता है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा झील कौन सा है? तो याद रखिए विश्व का सबसे बड़ा झील का नाम है कैस्पियन सागर। क्या है? विश्व का सबसे बड़ा झील का नाम क्या है? तो कैस्पियन सागर है, याद रखिएगा। ठीक है, उसी प्रकार विश्व का सबसे बड़ा मीठा पानी का झील कौन सा है? तो याद रखिएगा विक्टोरिया झील है। कौन सा मीठा पानी का विश्व का सबसे बड़ा झील कौन सा है? तो विक्टोरिया झील है। ठीक है, सबसे ऊंचाई पर स्थित झील का नाम क्या है? तो याद रखिएगा विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित झील का नाम है टिकटिका झील। ठीक है, मेरी बातों को आप नोट करते हुए चलिएगा। ठीक है, टिकटिका झील है। और विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो याद रखिएगा विश्व का तीसरा बड़ा महासागर कौन सा है? तो हिंद महासागर है। ठीक है, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो हिंद महासागर है। नेक्स्ट प्रश्न है, आगरा घराने के संस्थापक कौन थे? आगरा घराने के संस्थापक कौन थे? आगरा घराने के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खुदा बख्श जी थे। कौन थे? खुदा बख्श जी थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज का संबंध निम्नलिखित में से किस संगीत घराने से थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेवाती घराने के थे। कहाँ के थे? मेवाती घराने के थे। इनकी मृत्यु कब हुई है? तो याद रखिएगा सन 2020 में हुआ है। इनका मृत्यु कब हुआ है? सन 2020 में। और कहाँ हुआ है? तो न्यू जर्सी में। कहाँ हुआ है? न्यू जर्सी में इनकी मृत्यु हुई है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पानी के अंदर गोताखोरी करने वाला एकदम साफ पानी में भी स्पष्ट रूप से नहीं दे सकता है, क्यों? बताइए इसका सही आंसर बताइए। पानी के अंदर गोताखोरी करने वाला एकदम साफ पानी में भी स्पष्ट रूप से नहीं दे सकता है। इसका मुख्य कारण क्या है? तो इसका सही कारण हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आँख के लेंस में फोकस दूरी में परिवर्तन के कारण। ठीक है, मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है? तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है। कैसा लेंस होता है हमारे आंखों में? तो उत्तल लेंस पाया जाता है। ठीक है, उत्तल लेंस कैसी होती है? तो धनात्मक होती है। और अवतल लेंस कैसी होती है? तो याद रखिएगा अवतल लेंस की प्रवृत्ति होती है ऋणात्मक होती है। ठीक है, और हमारे मानव शरीर में नेत्रदान किस में किया जाता है? नेत्रदान में किस भाग का किया जाता है? तो याद रखिएगा नेत्रदान किया जाता है कार्नियों का। ठीक है, याद रखिए कॉर्निया का हम नेत्रदान करते हैं। नेत्रदान में हम किसको दान करते हैं? तो कॉर्निया का करते हैं।
और याद रखिएगा कार्निया में क्या नहीं पाया जाता है, तो याद रखिएगा कार्निया में रक्त कोशिका नहीं पाया जाता है। हमारे आंखों की कार्निया जिसे हम दान करते हैं उसमें क्या नहीं पाया जाता है, रक्त कोशिका नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसी कारण रक्त कोशिका न पाने के कारण ही हमारी आंख में उजालापन पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, मैग्नीज का अयस्क कौन सा है इन चारों में से बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पैरोटोलोसाइट। ठीक है, इसका सूत्र क्या होता है, तो याद रखिएगा इसका सूत्र होता है MnO2 होता है। ठीक है, मैग्नीज की परमाणु संख्या कितनी होती है, तो मैग्नीज की परमाणु संख्या होती है 25 होती है। ठीक है, परमाणु संख्या कितनी होती है, तो 25 होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है, बताइए। प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड में ऑक्सीकरण होता है, यह बात गलत है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, ये सभी प्रश्न आए हुए प्रश्न है, अभी अंत तक बने रहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आने वाले हैं आपके होने वाले आगामी सभी एग्जामों के लिए, चाहे ग्रुप डी हो, आर्मी हो, एनटीपीसी हो, सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। प्रतिदिन ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से हिमालय के गिरिपथ पर पाए जाने वाला वन कौन सा है, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पर्णपति। नेक्स्ट प्रश्न है, 13 अगस्त 2024 को डीआरडीओ ने किस स्वदेशी रूप से विकसित ग्लाइड बम का पहला उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गौरव। क्या है, तो गौरव है। नेक्स्ट प्रश्न है, द फिलोसॉफी ऑफ द बम पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भगवती चरण वोहरा। ठीक है, याद रखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये सभी प्रश्न आए हुए प्रश्न हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, अगस्त 2024 में पॉल कागमे किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये सभी प्रश्न आपके लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 29 का ऑप्शन नंबर ए, रवांडा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, जनवरी 2024 में जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में सबसे स्वच्छ शहर बनकर उभरा है 2024 के अनुसार, बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंदौर और सूरत दोनों। ठीक है, याद रखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण है ये सभी प्रश्न आपके लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार खालिस्तान की आबादी के साथ हिंदू 79.80% है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 90 करोड़ से अधिक। नेक्स्ट प्रश्न है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 23 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, और सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था, तो याद रखिएगा 23 जनवरी 1897 को हुआ था। ठीक है, सुभाष चंद्र जी का जन्म हुआ था और कहाँ हुआ था, तो उड़ीसा के कटक में एक बंगाली परिवार में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो बंगाली परिवार में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, 12 जनवरी को किस रूप में मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। इस दिन क्या मनाया जाता है, तो युवा दिवस मनाया जाता है। और किसके कारण मनाया जाता है, तो स्वामी विवेकानंद की जन्म की जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को। ठीक है, याद रखिएगा 26 जुलाई को क्या मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 26 जुलाई को मनाया जाता है
कारगिल दिवस, ठीक है, क्या मनाया जाता है? कारगिल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 31 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 31 अक्टूबर को मनाया जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा, मेरी बातों को सुनते चलिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये सभी प्रश्न। ठीक है, ठीक है। और 15 फरवरी को क्या मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 15 फरवरी जो है, 15 फरवरी के दिन बिहार सरकार के द्वारा, ठीक है, बिहार सरकार के द्वारा शहीद दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 15 फरवरी को बिहार सरकार के द्वारा शहीद दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये प्रश्न पूछा गया है, शहीद दिवस मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, कई प्रकार के वृक्ष पुराने पत्तों को क्यों गिराते हैं? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? कई प्रकार के वृक्ष पुराने पत्तों को क्यों गिराते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि कोशिकाएं अपशिष्ट पदार्थों से भर जाती है, इस कारण कई प्रकार के वृक्ष पुराने पत्तों को गिरा दी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, श्वसन भागफल एक से कम नहीं होता है, क्यों? बताइए, श्वसन भागफल में 1 से कम नहीं होता है, क्यों? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बोहाइड्रेट्स के कारण। ठीक है, और इसका मान कितना होता है? तो इसका मान होता है 1। ठीक है, कितना होता है? 1 होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, शैवाल के फैलने का क्या कारण है? शैवाल के फैलने का मुख्य कारण क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुपोषण के कारण। नेक्स्ट प्रश्न 51 है, ये सभी प्रश्न आए हुए हैं। ठीक है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 129 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय होने का प्रावधान करता है। ठीक है, हमारे उच्चतम न्यायालय का गठन कब किया गया है? तो याद रखिएगा, हमारे उच्चतम जो न्यायालय है, भारत सरकार का उच्चतम न्यायालय का गठन हुआ है 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, उच्चतम न्यायालय का गठन हुआ है। ठीक है, कब हुआ है? तो 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, गठन हुआ है। और इसकी उद्घाटना कब हुई है? हमारे उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया है? तो 28 जनवरी 1950 को किया गया है। ठीक है, इस सभी प्रश्नों को आप याद रखिएगा, थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम होती है इसमें। प्रश्न क्रमांक है 52 है, भारत में APEDA का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृषि से संबंधित है। इसका फुल फॉर्म होता है, याद रखिएगा, मैं बोलते चल रहा हूँ, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी होता है। थोड़ा इसमें लिखने का प्रॉब्लम है, इसी कारण मैं लिख नहीं रहा हूँ। ठीक है, इससे क्या होता है? इससे होता है ताज़ी सब्जी और फलों को निर्यात को बढ़ावा देने वाली प्रमुख संस्था है। ठीक है, ताज़ी सब्जियों और फलों के निर्यात को बढ़ावा देने वाली प्रमुख संस्था होती है। ठीक है, APED का तात्पर्य क्या होता है? एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी होता है। ठीक है, याद रखिएगा इतना। नेक्स्ट प्रश्न है, पुरुष हैंडबॉल खेल में बॉल का भार कितना होता है? पुरुष हैंडबॉल खेल में बॉल का भार कितना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 425 से 475 ग्राम होता है। और हेडबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो हेडबॉल में 7 खिलाड़ी होते हैं, यानी मतलब 7 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, भारत में हेडबॉल एसोसिएशन का गठन कब हुआ है? भारत में हेडबॉल एसोसिएशन का गठन कब हुआ है? तो याद रखिएगा 1972 में इसका गठन हुआ है। ठीक है, किसके द्वारा हुआ है? तो याद रखिएगा 1972 में हुआ है। भारत में
हैंडबॉल एसोसिएशन का गठन जगत सिंह चौहान की वजह से, ठीक है, जगत सिंह चौहान द्वारा किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 1927 में मंदिर प्रवेश आंदोलन किसने शुरू किया था? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। 1927 में मंदिर प्रवेश आंदोलन किसने शुरू किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भीमराव अंबेडकर जी ने। किसने किया था? भीमराव अंबेडकर जी ने किया था। मंदिर प्रवेश आंदोलन से पहले अछूतों को प्रमुख मंदिरों के प्रवेश द्वार के आसपास भी भटकने नहीं दिया जाता था, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये प्रश्न। मंदिर प्रवेश आंदोलन से पहले जैसे एससी जो नीचे ग्रेड के थे, जिसे छुआछूत मानते थे, उन लोगों को मंदिर में प्रवेश से पहले, आंदोलन से पहले अछूतों को प्रमुख मंदिरों में प्रवेश द्वार के आसपास भी भटकने नहीं दिया जाता था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत सरकार द्वारा ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सन 1979 को, ठीक है। 15 अगस्त, ठीक है, 15 अगस्त 1979 से शुरू किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है 1947 में स्वतंत्रता के समय भारत की साक्षरता दर कितनी थी? बताइए, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये सभी प्रश्न। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 18% था। भारत के आज़ादी के समय भारत की साक्षरता दर 78% थी, ठीक है। अब और 2011 में भी कितनी हो गई है? 2011 में साक्षरता दर है भारत की तो 74.4%, ठीक है, 74.4% हो गई है। जिसमें पुरुष साक्षरता दर कितनी है? जिसमें पुरुष साक्षरता दर है इसमें 82.14%, ठीक है, ये पुरुष का हो गया। और महिला का है 65.46%, ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है। जिसमें सबसे प्रथम जिसमें 2011 के साक्षरता दर में सबसे पहला राज्य कौन सा है? सबसे अधिक शिक्षित राज्य कौन सा है? तो केरल है, ठीक है। दूसरा है, याद रखिएगा, मिजोरम है। तीसरा है गोवा, ठीक है, याद रखिएगा, तीसरा है गोवा। चौथा है त्रिपुरा, ठीक है, क्रमांक भी पूछ देता है, त्रिपुरा है, याद रखिएगा। और पांचवा है, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, पांचवा है हिमाचल प्रदेश। कौन सा है? तो हिमाचल प्रदेश है, ठीक है, याद रखिएगा। आप हमें सपोर्ट जरूर करें, आपके लिए हम बहुत सारे अभी नोट्स बुक लाएंगे फ्री में, जिसका PDF का भी तैयारी चल रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी कैबिनेट समिति नहीं है? इन चारों में से कौन सी कैबिनेट समिति नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मंत्रियों के बीच विवाद पर समिति, ठीक है, यहाँ नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है वह हैकर्स कौन सा है जो व्हाइट और ब्लैक हैट हैकर्स दोनों का संयोजन है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रे हैट हैकर्स। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन सा ऊतक विक्र नलिकाओं की भित्तियों का निर्माण करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपकला ऊतक, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है यदि ओजोन की परत पतली हो जाए तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि ओजोन की परत पतली हो जाए तो उसका प्रभाव क्या पड़ेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, त्वचा के कैंसर के मामले बढ़ जाएंगे। क्या हो जाएगा? त्वचा के कैंसर के मामले बढ़ जाएंगे। ओजोन परत समताप मंडल में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? ओजोन परत कहाँ पाया जाता है? तो समताप मंडल पर पाया जाता है, ठीक है, मंडल पर पाया जाता है। यह सूर्य से आने वाले परवैंगनिक किरणों को अवशोषित करता है। कौन करता है परवैंगनिक किरणों को अवशोषित? तो समताप मंडल करता है, ठीक है। और ये ओजोन जो है, याद रखिएगा, ओजोन
ओजोन जो है ऑक्सीजन का अपरूप है। क्या है? ऑक्सीजन का अपरूप अगर पूछ दे जाए तो याद रखिएगा ऑक्सीजन का अपरूप कौन है? तो ओजोन है। ठीक है। और ओजोन परत की मोटाई किसमें मापी जाती है? तो याद रखिएगा ओजोन परत की मोटाई डप्सन में मापी जाती है। डप्सन इकाई में मापी जाती है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप हमें ज़रूर सपोर्ट करें, हमारी वीडियो को ज़रूर शेयर करें। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑस्कर पुरस्कार 2023 विजेता गीत नाट्टू नट्टू के संगीत निर्देशक कौन है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इस गाने के निर्देशक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, MS कीरवानी। ठीक है। और इसके गीतकार कौन थे? तो याद रखिएगा इसके गीतकार थे चंद्र बोस जी। कौन थे? चंद्र बोस। इसके गीतकार कौन है? चंद्र बोस है। और यह गाना किस मूवी में चलाया गया है? तो याद रखिएगा RRR मूवी में। ठीक है, RRR मूवी में नट्टू नट्टू सॉन्ग के गायक काल भैरव और राहुल स्पेलिंजिंग ने किया है। ठीक है। और इसके कोरियोग्राफर कौन थे? तो प्रेम रक्षित जी थे। कौन थे कोरियोग्राफर? कौन थे? तो प्रेम रक्षित जी थे। ठीक है, प्रेम रक्षित जी थे। और इस गाने को कौन गाया है? तो काल भैरव जी। ठीक है, काल भैरव जी और उनके दोस्त राहुल। ठीक है, थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम है, मोबाइल से हो रहा है जी। आप लोग अगर सपोर्ट करेंगे तो डिजिटल करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, यूनेस्को द्वारा हम्पी को किस वर्ष विश्व धरोहर घोषित किया गया था? तो याद रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1986 को। ठीक है, 1986 को यूनेस्को द्वारा हम्पी को विश्व धरोहर में घोषित किया गया है। ठीक है। गोवा के चर्च को कब विश्व धरोहर में शामिल किया गया है? तो याद रखिए गोवा के चर्च को कब विश्व धरोहर में शामिल किया गया? तो 1986 को ही विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। खुजराहो के स्थित स्मारक समूह को कब शामिल किया गया है? तो खुजराहो का भी जो है ये तो विश्व फेमस है। खुजराहो स्थित स्मारक को कब विश्व यूनेस्को में शामिल किया गया है? तो 1986 को ही शामिल किया गया है। फतेहपुर सीकरी को कब किया गया है? फतेहपुर सीकरी को भी 1986 में ही विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल को कब शामिल किया गया है? तो याद रखिए छत्रपति शिवाजी टर्मिनल को 2004 में। ठीक है, आप मेरी बातों को याद रखिए, लिखते चलिएगा। छत्रपति टर्मिनल को कब शामिल किया गया? तो 2004 में। दिल्ली के लाल किले को कब शामिल किया गया है? दिल्ली के लाल किले को सन 2007 में शामिल किया गया है यूनेस्को के विश्व धरोहर में। जंतर मंतर जयपुर की गुफा को कब विश्व धरोहर में शामिल किया गया है? जंतर मंतर जयपुर की गुफा को, जंतर मंतर जयपुर की जो गुफा है उसे कब शामिल किया गया है? तो याद रखिएगा सन 2010 में। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने बौद्ध के लिए अपना रास्ता खोजने का फैसला किया और बिहार के बोधगया में खालिस्तान पेड़ के नीचे कई दिनों तक ध्यान किया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पीपल पेड़ के नीचे कई दिनों तक उन्होंने ध्यान किया है। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस भाषा में दिया था? बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? तो याद रखिएगा पाली भाषा में अपना उपदेश दिया था बुद्ध ने। ठीक है, पाली भाषा में उपदेश दिया था। बौद्ध धर्म के त्रिनेत्र कौन कौन से हैं? तो याद रखिए बौद्ध धर्म के त्रिनेत्र थे बुद्ध, धम्म और संघ। ठीक है, ये त्रिनेत्र हैं बौद्ध धर्म के। और बौद्ध जी ने कितने वर्ष तक तपस्या किया? तो याद रखिए 6 वर्ष तक तपस्या किया। और कितने वर्ष के थे? तो 35 वर्ष के थे। ठीक है, 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात को फाल्गुन नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, ये सभी बात को याद रखिएगा। मेरी बातों को फिर से सुनिएगा। 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात फाल्गुन नदी के
किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, बुद्ध का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 79 है, भारत में सेवा कर पहली बार किस वर्ष अधिरूपित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1994 को। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, माधवपुर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? माधवपुर मेला किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पोरबंदर में आयोजित किया जाता है। माधवपुर मेला पोरबंदर में आयोजित किया जाता है। यह प्रतिवर्ष रामनवमी पर शुरू होता है। कब होता है यह मेला? तो याद रखिएगा रामनवमी में। ठीक है, रामनवमी पर शुरू होने वाला एक सांस्कृतिक मेला है। यह मेला आमतौर पर 5 दिनों तक चलता है। कितने दिन तक चलता है यह मेला, माधवपुर मेला? तो 5 दिन तक के चलता है। ठीक है, और क्यों मनाया जाता है? तो रुक्मणी के साथ भगवान कृष्ण के विवाह का जश्न मनाते हैं इसमें। ठीक है, जब कृष्ण भगवान का रुक्मणी के साथ शादी होता है तो इसी खुशी पर यह मेला लगाया जाता है। ठीक है, और एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? तो सोनपुर का मेला। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? तो सोनपुर का मेला है। ठीक है, याद रखिएगा, पूछे जाते हैं का मेला। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तापी। ठीक है, इस नदी का उद्गम कहाँ पे हुआ है? तो मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में, बैतूल जिले में सतपुड़े श्रृंखला में स्थित मुल्ताई से होती है। ठीक है, मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के श्रृंखला से मुल्ताई से होती है। मुल्ताई से होती है। ठीक है, इतना याद रखिएगा जरूर। अब मेरे को भी लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य हरियाणा में पुरुषों द्वारा किया जाता है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य हरियाणा में पुरुषों द्वारा किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुमका। ठीक है, घूमर कहाँ की लोक नृत्य है? तो याद रखिएगा ये भी राजस्थान की है। ठीक है, राजस्थान की लोक नृत्य है। घूमर राजस्थान की भील जन और किन जनजातियों द्वारा मनाई जाती है? तो भील जनजातियों द्वारा विकसित किया गया नृत्य है। ठीक है, घूमर। और एक खोरिया नृत्य कहाँ की है? तो याद रखिएगा हरियाणा की है। कहाँ की है? हरियाणा की है। हरियाणा के मध्य क्षेत्र में लोकप्रिय है। किस क्षेत्र में? तो मध्य क्षेत्र में। हरियाणा के मध्य क्षेत्र का है ये खोरिया। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी प्रश्न आपके लिए। और एक गिद्धा नृत्य कहाँ की है? तो याद रखिए गिद्धा जो है पंजाब की है। कहाँ की है? पंजाब की लोक नृत्य। गिद्धा पंजाब के नृत्य है जो महिलाओं द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? महिलाओं द्वारा। ठीक है, गिद्धा जो है महिलाओं द्वारा की जाने वाली नृत्य है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सुमिलित नहीं है? बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सांत घाटी आंदोलन बाबा आमटे से संबंधित नहीं है। ठीक है, सांत घाटी का नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखिएगा सुगाथा कुमारी ने। किसने किया था? सुगाथा कुमारी ने किया था। इसको याद रखिए, बाबा आमटे से संबंधित नहीं है। बाबा आमटे किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा आनंद वन आश्रम से। आनंद वन आश्रम से संबंधित है। ठीक है, आश्रम से संबंधित है, इतना आप सभी याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी शब्द की लंबाई की माप की इकाई क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाइट कहलाती है। एक बाइट बराबर क्या होता है? एक बाइट बराबर होता है
1 बाइट बराबर 8 बिट होता है। कितना होता है? 8 बिट होता है। ठीक है, 1 बाइट बराबर 8 बिट के बराबर होता है, 8 बिट के बराबर होता है। और बिट का वैल्यू क्या होता है? तो याद रख, बिट का वैल्यू 0 और 1 होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, वेब पेज किसका उपयोग करके बनाए जाते हैं? वेब पेज किसका उपयोग करके बनाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, HTML का उपयोग करके बनाया जाता है। HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। लैंग्वेज, ठीक है, याद रखिएगा। HTTP का क्या होता है? तो याद रखिएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, याद रखिए, लिखने का जगह नहीं, इसी का मैं लिख नहीं रहा हूँ। प्रोटोकॉल होता है, इसका होता है HTTP का। ठीक है, उसी प्रकार HTTP का क्या होता है? तो FTP का क्या होता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, याद रखिएगा। इसका होता है, याद रखिएगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप सभी इस चैनल से जरूर जुड़े, अगर नए हैं तो वीडियो को शेयर जरूर करें, कमेंट करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।